प्रोजेक्ट अगस्त माह के प्रोजेक्ट आप प्रतिदिन दूरदर्शन पर विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। हम प्रतिदिन दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के विज्ञापन देखते और सुनते रहते हैं। इनमें से कुछ विज्ञापन इतने आकर्षक होते हैं कि हमें तुरंत याद हो जाते हैं। ये विज्ञापन हमारे मन में उस वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास को बढ़ाते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षित कर उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना होता है। मैंने जिन 2 वस्तुओं को चुना है उनमें एक है चॉकलेट और दूसरी है टूथपेस्ट। चॉकलेट सभी बच्चों की पसंद होती है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया होती है। टूथपेस्ट हमारे दांतों को साफ, मजबूत और ताजगी से भरपूर बनाता है। दोनों उत्पाद हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी और आवश्यक माने जाते हैं। पहले उत्पाद के लिए विज्ञापन, खुशियों का मीठा स्वाद, मिल्क चॉकलेट खाइए। इस विज्ञापन में एक बच्चा अपनी बहन को चॉकलेट देकर खुशी बांटता है। विज्ञापन में मीठे भाव, मुस्कान और पारिवारिक भावनाओं को दर्शाया गया है। यह विज्ञापन मिठास और अपनत्व का भाव दर्शकों तक पहुंचाता है। दूसरे उत्पाद के लिए विज्ञापन, दांतों की सुरक्षा, टूथपेस्ट से हर सुबह मुस्कान लाइए। इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा सुबह उठकर टूथपेस्ट से ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद वह पूरे दिन आत्मविश्वास और ताजगी से भरा रहता है। यह विज्ञापन स्वच्छता, ताजगी और आत्मविश्वास की भावना को दर्शाता है। प्रोजेक्ट अपने घर या विद्यालय के नजदीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। उस पक्षी का नाम, भोजन, खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंध आदि के आधार पर एक चित्रात्मक विवरण तैयार करें। पक्षी का चित्रात्मक विवरण कबूतर पर आधारित। कबूतर एक सुंदर और शांतिप्रिय पक्षी होता है जो अधिकतर घरों के आसपास दिखाई देता है। यह पक्षी सफेद, भूरे या नीले रंगों में पाए जाते हैं और बहुत आकर्षक लगते हैं। इनकी चाल धीमी और उद्दान लहरदार होती है जो देखने में अत्यंत सुंदर लगती है। कबूतरों की गुट में रहने की आदत इन्हें सामाजिक पक्षी बनाती है। कबूतर मुख्यतः अनाज, चावल, दालों और अन्य सूखे खाद्य पदार्थों को खाते हैं। यह दाने को चोंच से उठाकर सीधे निगलने की प्रक्रिया अपनाते हैं। मनुष्यों द्वारा खिलाए गए दाने इनके मुख्य आहार का हिस्सा होते हैं। यह अपने भोजन के लिए अधिक संघर्ष नहीं करते, शांति से ग्रहण करते हैं। कबूतर छतों, मुंडेरों और दीवारों की दरारों में अपने घोंसले बनाते हैं। वे छोटे टहनियों, सूखे पत्तों और कागज के टुकड़ों से घोंसला तैयार करते हैं। अंडों को सेने के लिए नर और मादा दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। घोंसले में 2 अंडे होते हैं जिससे बच्चे कुछ हफ्तों में निकलते हैं। कबूतर अन्य पक्षियों के साथ भी सहजता से रह लेते हैं और लड़ाई नहीं करते। यदि कोई अन्य पक्षी हमला करे तो कबूतर उद्धा कर बचने का प्रयास करता है। जैसे यह इंसानों के साथ भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, डर नहीं दिखाता। शहरों में यह पक्षी काफी आम है और बहुत प्रिय भी समझा जाता है। इस प्रकार कबूतर एक सौम्य, सामाजिक और शांतिप्रिय पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसकी आदतें सरल, भोजन सुलभ और व्यवहार अत्यंत नम्र माना जाता है। पक्षियों के प्रति प्रेम और संरक्षण का भाव हमें इससे प्रेरणा देता है। हमें अपने आसपास के पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें दाना देना चाहिए। प्रोजेक्ट आपने कभी अपने माता पिता, मित्र की परिचित के साथ गांव की यात्रा की होगी। वहां की फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण कीजिए, उनके चित्रों को प्रदर्शित कीजिए। गांव की यात्रा एक अनोखा अनुभव होता है जहां प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ के लोग सीधे सादे और खेत खलिहानों से जुड़े हुए जीवन में विश्वास रखते हैं। खुले खेत, हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और शुद्ध हवा मन को शांति देती है। शहरों की तुलना में गांव अधिक शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। हमने गांव में मुख्यतः गेहूं, धान, मक्का और सरसों की फसलें देखी थीं। किसान खेतों में हल जोतते और पानी लगाते हुए दिखे, जो परिश्रम का प्रतीक है। खेतों में हरी बालियों को देखकर उपज की आशा जगती है और सुखद अनुभव होता है।
फसलों की लहराती हरियाली आंखों को बहुत सुखद अनुभूति प्रदान करती है। गांव में हमें अनेक प्रकार के वृक्ष और पौधे भी देखने को मिले थे। आम, नीम, पीपल, तुलसी, आंवला जैसे पेड़ हमारे जीवन से गहराई से जुड़े हैं। इन पेड़ों की छांव और हवा वातावरण को ठंडक और ताजगी से भर देती है। इनके माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य का महत्व समझते हैं। हमने गांव के बच्चों को तालाब में नहाते और गाय चराते हुए भी देखा था। बूढ़े लोग पेड़ों की छांव में बैठकर किस्से कहानियां सुनाते रहते थे। गांव का जीवन प्राकृतिक, आत्मीयता और सामूहिकता से भरा हुआ लगता है। यह अनुभव जीवन भर के लिए स्मरणीय और प्रेरणादायक बन जाता है। गांव की यात्रा से हमने कृषि, प्रकृति और ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को समझा। हमें प्रकृति से जुड़ाव, कड़ी मेहनत और पर्यावरण प्रेम की भावना प्राप्त होती है। यह अनुभव हमें सादगी, संतोष और सामूहिक जीवन के मूल्यों को सिखाता है। हर विद्यार्थी को एक बार गांव की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्रोजेक्ट पट धातो पंचम लकारेषु धातुरूपाणि लिखत। संस्कृत भाषा में धातु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक क्रिया का मूल रूप धातु से ही निर्मित होता है। जैसे हिंदी में पढ़ना एक क्रिया है, उसी प्रकार संस्कृत में यह पठ धातु से व्यक्त की जाती है। संस्कृत व्याकरण में 5 लकार लट, लंग, लिट, लोट तथा विधिलिंग के माध्यम से विभिन्न काल और भाव दर्शाए जाते हैं। पठ धातु के इन लकारों में रूप जानना अभ्यास और भाषा प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल को व्यक्त करता है। विद्यार्थी प्रायः इस काल का प्रयोग दैनिक संवाद में करते हैं। पठ धातु के लट लकार में कुछ रूप निम्न प्रकार हैं। प्रथम पुरुष पठती, पठतः, पठन्ति। द्वितीय पुरुष पठसी, पठतः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठाम। यह लकार सरल होता है और आरंभिक अभ्यास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल को व्यक्त करता है। इससे हम अतीत की घटनाओं का संस्कृत में वर्णन कर सकते हैं। पठ धातु के कुछ लंग लकार रूप हैं। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। द्वितीय पुरुष अपठ, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। यह काल घटनाओं के वर्णन एवं कथा लेखन में विशेष उपयोगी होता है। लृट लकार भविष्यत काल। लृट लकार भविष्य में होने वाली घटनाओं को व्यक्त करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। द्वितीय पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस लकार का प्रयोग भविष्य की योजनाओं, संकल्पों तथा कार्यों के वर्णन में किया जाता है। लोट एवं विधिलिंग लकार आज्ञा एवं संभावना। लोट लकार आज्ञा या आदेश व्यक्त करता है। उदाहरण स्वरूप प्रथम पुरुष पठानी, पठाव, पठाम। द्वितीय पुरुष पठ, पठतम, पठत। तृतीय पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु। विधिलिंग लकार संभावना, इच्छा या विकल्प के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु। इन लकारों का अभ्यास विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता और गहराई प्रदान करता है। प्रोजेक्ट माहेश्वर सूत्राणि सचित्रम लिखत। माहेश्वर सूत्रों का परिचय संस्कृत व्याकरण का मूल आधार पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्राणि हैं। ये 14 सूत्र हैं जिनसे वर्णमाला की संपूर्ण व्यवस्था सुस्पष्ट रूप से निर्मित की गई है। ये सूत्र व्याकरणिक प्रक्रियाओं जैसे संधि, समास, प्रत्यय आदि में वर्णों का वर्गीकरण और गणन प्रदान करते हैं। माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के मूल आधार हैं।
ये सूत्र भगवान शिव द्वारा दिए गए थे। माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण में महारत हासिल करने में मदद करता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के नियमों को समझने में मदद करते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अक्षरों के समूह को सूत्रों में विभाजित किया गया है। इन सूत्रों का उपयोग संस्कृत व्याकरण में विभिन्न नियमों को बनाने में किया जाता है। माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण में प्रवीण बनाता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के मूल आधार हैं। माहेश्वर सूत्रों का उपयोग संस्कृत व्याकरण में विभिन्न नियमों को बनाने में किया जाता है। इन सूत्रों का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण में महारत हासिल करने में मदद करता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के नियमों को समझने में मदद करते हैं। माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण में निपुण बनाता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के मूल आधार हैं। इन सूत्रों का ज्ञान हमें संस्कृत व्याकरण में प्रवीण बनाता है। माहेश्वर सूत्रों का उपयोग संस्कृत व्याकरण में विभिन्न नियमों को बनाने में किया जाता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के नियमों को समझने में मदद करते हैं। शैक्षणिक महत्व माहेश्वर सूत्र केवल व्याकरणिक तकनीक नहीं, अपितु एक वैज्ञानिक भाषाई संरचना का आधार है। इनसे संस्कृत की व्यवस्था सुसंगठित, तार्किक तथा गणनात्मक बनती है। अतः छात्र को इन्हें केवल रटना नहीं चाहिए, बल्कि इनके प्रयोग एवं तात्विक अर्थ को समझकर अध्ययन करना चाहिए। चित्रात्मक प्रस्तुति विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को दीर्घकाल तक सहायक सिद्ध होती है। प्रोजेक्ट चित्रन संयोज्य दशफलानाम नामानि संस्कृत भाषायां लिखत। संस्कृत में फलों के नाम सीखना रोचक एवं ज्ञानवर्धक अनुभव होता है। 10 प्रमुख फलों को चुनकर उनके चित्र सहित संस्कृत नाम लिखना एक प्रभावी अभ्यास होता है। इन चित्रों को रंगीन बनाकर आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फल से संबंधित विशेषताएं भी साथ में उल्लेखित हों तो विद्यार्थी के लिए स्मरण आसान होता है। आम आम्रह केला कदली फलम, संतरा नारंगम अंगूर द्राक्षा, सेब फल सेवफलम अनारदाडिम, अमरूद बीजपूरम, नाशपाती अमृत फलम, तरबूज कालिंदम, पपीता मधुकरकटी। मेक अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली। भूमिका फैमिली ट्री या पारिवारिक वृक्ष हमारे परिवार की संरचना और इतिहास को समझने का एक सशक्त माध्यम है। इसे बनाते समय हमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनके आपसी संबंधों और प्रमुख जानकारियों को एकत्र करना होता है। यह प्रक्रिया हमारे पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को जानने में सहायता करती है। जानकारी एकत्र करना फैमिली ट्री में आमतौर पर दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक सदस्य की तस्वीर, जन्म तिथि और उनका पारिवारिक संबंध लिखा जाना चाहिए। इस जानकारी को व्यवस्थित रूप से जुटाना और चित्रों के साथ प्रस्तुत करना इस ट्री को जीवंत बनाता है। बनाने के तरीके। फैमिली ट्री को हम कई तरीकों से बना सकते हैं, जैसे कि कागज पर चित्र बनाकर, किसी फैमिली ट्री सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की मदद से डिजिटल रूप में इसे साझा करना आसान होता है और इसे अपडेट भी किया जा सकता है। फैमिली ट्री न सिर्फ रिश्तों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाता है। यह बच्चों को पारिवारिक विरासत से परिचित कराता है और यह समझने में मदद करता है कि हमारा पारिवारिक ढांचा कैसे विकसित हुआ। फैमिली ट्री बनाना एक रचनात्मक और ज्ञानवर्धक अनुभव है। इसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान परिवार को समझते हैं, बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का अवसर भी पाते हैं। परिवार वृक्ष बनाने का प्रोजेक्ट एक मजेदार और ज्ञानवर्धक गतिविधि हो सकती है। यहां कुछ चरण दिए गए हैं जिनका पालन करके आप अपना परिवार वृक्ष बना सकते हैं। चरण 1, जानकारी इकट्ठा करना। अपने परिवार के सदस्यों से बात करें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
उनके नाम, जन्म तिथि, विवाह तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नोट करें। चरण 2, परिवार वृक्ष का ढांचा तैयार करना। एक बड़ा कागज या चार्ट पेपर लें। अपने परिवार के सबसे पुराने सदस्य से शुरू करें, जैसे कि आपके दादा दादी या परदादा परदादी। उनके नीचे उनके बच्चों को लिखें और फिर उनके बच्चों के नीचे उनके बच्चों को लिखें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को शामिल न कर लें। चरण 3, परिवार वृक्ष को सजाना। परिवार वृक्ष को आकर्षक बनाने के लिए रंगीन पेंसिल, मार्कर या स्केच पेन का उपयोग करें। विभिन्न पीढ़ियों को अलग अलग रंगों में दर्शाएं। परिवार के सदस्यों के चित्र या फोटो जोड़ें। महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं को नोट करें, जैसे कि जन्मदिन, वर्षगांठ और अन्य महत्वपूर्ण अवसर। चरण 4, परिवार वृक्ष को प्रस्तुत करना। अपने परिवार वृक्ष को एक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कहानियां और अनुभव साझा करें। परिवार वृक्ष को अपने स्कूल या घर में प्रदर्शित करें। प्रोजेक्ट अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधि पादप का पता लगाएं और उनका सचित्र वर्णन करें। हमारे आसपास कई ऐसे पादप पाए जाते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। इन पादपों का प्रयोग घरेलू उपचारों और पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। मैंने अपने मोहल्ले में पाए जाने वाले 5 औषधि पादपों की खोज की है। इनमें तुलसी, नीम, एलोवेरा, गिलोय और अदरक प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। तुलसी एक पवित्र पौधा है जो सर्दी खांसी में बहुत उपयोगी माना जाता है। नीम के पत्ते और छाल त्वचा रोगों एवं संक्रमण में लाभकारी होते हैं। एलोवेरा का रस पाचन, त्वचा और बालों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। अदरक का उपयोग सर्दी, खांसी और अपच के उपचार में किया जाता है। ये सभी पादप हमारे घरों और बगीचों में आसानी से उगाए जा सकते हैं। इन पौधों की पत्तियां, रस, तना या जड़ औषधि के रूप में उपयोगी हैं। इनका नियमित सेवन कई बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। मैंने इन पादपों की तस्वीरें प्रोजेक्ट में चिपकाई हैं। प्रत्येक चित्र के नीचे पौधे का नाम और उपयोग भी लिखा है। चित्रों ने इस प्रोजेक्ट को और अधिक रोचक तथा स्पष्ट बना दिया। इस कार्य में मुझे अपने घर के बुजुर्गों से जानकारी भी प्राप्त हुई। यह प्रोजेक्ट मुझे यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति कितनी उपयोगी है। हम सभी को इन पादपों का संरक्षण और प्रसार करना चाहिए। औषधीय पादपों की पहचान हमें स्वावलंबी और जागरूक बनाती है। मैंने सीखा कि साधारण पौधे भी जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रोजेक्ट लेनिन का रूस की क्रांति के लिए क्या योगदान था? स्पष्ट कीजिए। लेनिन रूस की क्रांति के महानायक माने जाते हैं, जिन्होंने नया इतिहास रचा। उनकी विचारधारा और योजनाओं ने क्रांति की दिशा को मजबूती से मोड़ा। मार्क्सवाद से प्रेरित होकर लेनिन ने जनता में चेतना की ज्योति जलाई। उन्होंने तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाकर संघर्ष का बिगुल बजाया। 1970 की अक्टूबर क्रांति में लेनिन की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली और निर्णायक रही। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को सशक्त संगठन के रूप में आगे बढ़ाया। लेनिन की नीतियों ने मजदूरों, किसानों को न्याय दिलाने का कार्य किया। उन्होंने जारशाही शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान सफल किया। क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवाद को लागू करने के प्रयास प्रारंभ किए। उद्योगों, जमीनों को राज्य के अधीन लाकर समाज में समानता लाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाएं प्रारंभ की। लेनिन ने सत्ता को जनता के हाथों में सौंपने की दिशा में कार्य किया। लेनिन ने विदेशी हस्तक्षेप और पूंजीवाद के विरुद्ध सशक्त मोर्चा खोला। उन्होंने रूस को आत्मनिर्भर और साम्यवादी राष्ट्र बनाने की दिशा अपनाई। उनकी दूरदर्शिता से रूस में शोषण के विरुद्ध व्यापक चेतना आई। लेनिन की क्रांति से पूरे विश्व में परिवर्तन की लहर दौड़ी। लेनिन का योगदान केवल रूस तक सीमित नहीं रहा, विश्व प्रभावित हुआ। उन्होंने जनता को आवाज दी और समानता का सपना साकार किया। उनकी विचारधारा आज भी संघर्षशील लोगों को दिशा देती है। प्लीज सब्सक्राइब लर्न चैनल।